क्या उसका मोटिव है यूज करने का। तो इंडेक्सिंग में किसी को डाउट है तो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थोड़ा रिवाइज कर इंडेक्सिंग। ओके ठीक है। सो सबसे पहले मुझे बताओ कि इंडेक्सिंग अपन क्रिएट क्यों करते हैं। मुझे क्यूरी का परफॉर्मेंस जो है या क्यूरी जो ऑप्टिमाइजेशन है उस क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्यूरी जल्दी रन होने के लिए उस टाइम पे मुझे इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर मेरे टेबल में प्राइमरी की मेंशन नहीं है देन मुझे क्लस्टर इंडेक्स एक बनानी पड़ती है ऑन द। ठीक है, अगर मेरे टेबल में प्राइमरी की मेंशन है पहले से ही देन ऑटोमेटिकली क्लस्टर इंडेक्स एक तैयार हो जाती है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो कल के टेबल में जो हमने एक ऑर्डर इंडेक्स नाम का एक टेबल लिया था, से सेलेक्ट स्टार इंडेक्स। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी दिख रही है क्या? यस सर। ओके। सो कल हमने एक ऑर्डर इंडेक्स वन नाम का एक टेबल बनाया था, राइट, जिसमें ऑलमोस्ट हमने 1 लाख रिकॉर्ड कुछ बनाए थे उसमें। तो अगर मैं लेट्स से मेरे पास 10 लाख या उससे ज़्यादा या मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो टेबल में देन मेरा जो क्यूरी है वो जो टेबल स्कैन होता है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर जब मैं सर्च करता हूँ तब वो बहुत टाइम लेता है। इसलिए मैंने बोला था कि जब आप एक टेबल बनाओगे जिसमें एटलीस्ट 10 मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो उस टेबल को आप जब जनरली जब कुछ क्यूरी करते हो उस टेबल में इनिशियली तो उसको रन होने के लिए बहुत टाइम लगता है आपको। ठीक है, so, अपने केस में मिलियन 1 लाख के आसपास कुछ रो है तो क्यूरी रन हो रही है ठीक से। बट अगर डेटा ज़्यादा हो देन उस केस में क्यूरी जो रन होती है वो स्लो रन होती है। ठीक है, सो जैसे मैं लेट्स से फॉर दिस थ्योरेटिकल टेबल मैं इसमें से बस टॉप 100 ले रहा हूँ अभी टाइमिंग के लिए। रन दिस, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, आई गो टू माय टेबल। यहाँ पे देखो इंडेक्स एक्स के अंदर एक इंडेक्स ऑलरेडी इंडेक्सेस कहाँ बनती है टेबल्स के अंदर बनती है। सो जो भी इंडेक्सेस रहेंगे वो आप टेबल्स के अंदर यहाँ पे ढूंढ सकते हो। जैसे मेरे पास ये एक क्लस्टर इंडेक्स बना हुआ है सो मैं इसको क्या कर रहा हूँ डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, लेट मी रिफ्रेश द टेबल। इंडेक्स के अंदर नहीं है टेबल। ठीक है, नाउ इफ आई रन दिस क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस ordered index where my customer ID is equal to, let's say, customer ID, let's say ये वाला कस्टमर आईडी लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं उसको पुट कर रहा हूँ। If I run this query, क्यूरी रन हो रही है, कुछ 49,970 रोज कुछ यहाँ पे आ रहा है, राइट। मैंने इसको राइट क्लिक किया इस क्यूरी को, डिस्प्ले एस्टिमेशन प्लान देखा मैंने। यहाँ पे देखो टेबल स्कैन आ रहा है,
राइट। इस क्यूरी को एग्जीक्यूशन करने के लिए टेबल स्कैन आना है। जैसे मैं टेबल स्कैन पे देखता हूँ तो यहाँ पे देखो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस 1 है एंड रोज टू बी रीड कितने किए उसने, पूरे टेबल के रोज रीड किए है, ये 49,000 को आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी लेट्स से अपने पास रिजल्ट कम हो, 400 300 ही हो, बट उस उतने रिकॉर्ड के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, सारा का सारा टेबल स्कैन करना पड़ रहा है, राइट। तो अगर मैं अभी यहाँ पे एक इंडेक्स बनाता हूँ, क्लस्टर इंडेक्स, कैसे बनाते हैं, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स का नाम लेट्स से IDX अंडरस्कोर कस्टमर ID ऑन इस टेबल के ऊपर, राइट। एंड अगेन कौन सा कॉलम यूज कर रहा हूँ मैं, कस्टमर ID, करेक्ट। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, ठीक है। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ अगेन आई रन दिस क्यूरी। ये देखो ये क्यूरी जल्दी रन हो गई, इनिशियली थोड़ा टाइम ले रहा था। नाउ अगेन इफ आई स्टक हुआ जैसे लग रहा है मुझे, स्टक है। हाँ वापस से मैंने जैसे ये क्यूरी को सेलेक्ट किया एंड वापस मैंने डिस्प्ले एस्टिमेशन है। अभी यहाँ पे देखो टेबल स्कैन नहीं दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, क्लस्टर इंडेक्स सीक दिख रहा है। यहाँ पे मैं जब जाऊँ तो यहाँ पे वो देखो क्या कर रहा है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रीड कितने किए उसने, 49,970 किए, करेक्ट। ये 49,970 जो रोज क्रिएट किए, जो उसने रन किए, उतने ही रोज के, इतनी ही रोज इसने, जितना मेरा रिकॉर्ड्स है उतने उतने के आसपास के रोज इसने रन किए हुए। ये जो रोज होते हैं ये रोज कम ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी क्यूरी में अगर डुप्लीकेट्स हो तो ये नंबर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा कि जितने आपके पास रिकॉर्ड है उतने ही रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखे, ये कम ज्यादा हो सकता है बेस अपॉन योर कॉलम, ठीक है। तो लगभग कहना क्या चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे उसने पूरा टेबल स्कैन नहीं किया, बस रिजल्ट को ऑपरेट करने के लिए जितने रिक्वायर्ड कॉलम है या जितने रिक्वायर्ड रोज है उतने ही रोज इसने स्कैन किए हैं। एंड इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट भी 2.08% है, जो पहले लगभग 43% के आसपास कुछ था, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मेरा सर्च है, ये जो मेरा सर्च है ये क्या कर रहा है, मेरी जो क्लस्टर इंडेक्स है ये इंडेक्स अभी यूज कर रहा है। अभी जैसे मेरे इस पर्टिकुलर क्यूरी के अंदर मैं ऑर्डर इंडेक्स के अंदर के सारे कॉलम्स यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं कस्टमर आईडी के ऊपर मैंने इंडेक्स बनाई है, बट मगर मैं सर्च अगर मैं ऑर्डर आईडी की या प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे करूँ, अभी जैसे मैं यहाँ पे ये जो मेरी क्यूरी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ दिस प्रोडक्ट आईडी व्हाट आई कैन डू, instead of customer ID I can do search on product ID, say this, okay।
ठीक है। सो अभी इश्यू क्या होता है कि जब मैं इस कस्टमर आईडी के बेसिस पे सर्च कर रहा हूँ जिसके ऊपर मेरा क्लस्टर इंडेक्स बना हुआ है, बट मैं अगर किसी और कॉलम्स के ऊपर सर्च करता हूँ या यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया जब मैं बढ़ाता हूँ, तब मुझे नॉन क्लस्टर इंडेक्स यूज करनी पड़ती है, ताकि उस टाइम पे ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स मुझे काम में नहीं आती जो मैंने क्लस्टर इंडेक्स बनाई हुई थी। ठीक है। सो ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो है, ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स हमें, जैसे मैं प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स अभी बना रहा हूँ, तो उसको बनाने के लिए हम क्या सिंटैक्स यूज करते हैं। जैसे मैं जस्ट कॉपी दिस, यहाँ पे मैं यूज करूंगा नॉन नॉन क्लस्टर इंडेक्स। let's say instead of this product id, and column name should be product id। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। now again I'll just execute this product id वाला, एंड इसका मैं डिस्प्ले स्टेशन। अभी ये क्या कर रहा है देखो, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो मैंने बनाया अभी, वो नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या कर रहा है, प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे सर्च कर रहा है। लेकिन मैं प्रोडक्ट आईडी के साथ साथ यहाँ पे मैंने स्टार किया हुआ है ना, तो मैं और कॉलम्स भी यूज कर रहा हूँ, या और कॉलम भी प्रोडक्ट आईडी के साथ मुझे और कॉलम भी चाहिए। तो वो क्या करता है फिर, जो मेरा फिजिकल एड्रेस था जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा, उस फिजिकल एड्रेस के बेसिस पे ये लुकअप कर रहा है। लुकअप कहाँ पे कर रहा है, ये पेरेंट ऑर्डर इंडेक्स के टेबल पे जाके लुकअप कर रहा है बेस्ड अपॉन फिजिकल एड्रेस, एंड बाकी के कॉलम्स लेके आ रहा है। प्रोडक्ट आईडी तो लेके ही आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट आईडी के साथ मुझे स्टार किया हो तो बाकी के सारे कॉलम्स भी चाहिए उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर से, इसलिए वो लुकअप कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एड्रेस। ठीक है। अभी इस नॉन क्लस्टर इंडेक्स के साथ अगर लेट्स से ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो मैंने बनाई, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे कैसे ही कर रहा है, लुकअप करके आ रहा है ना अभी, कि लुकअप ले रहा है वो ऑर्डर इंडेक्स टेबल का, क्योंकि उसको सारे कॉलम्स चाहिए ऑर्डर इंडेक्स 1 के साथ। तो मैं अभी ये जो मेरा इंडेक्सिंग में, अगर मैं इंडेक्सेस में गया तो यहाँ पे देखो एक क्लस्टर इंडेक्स है, एक नॉन क्लस्टर बनी हुई है। ये नॉन क्लस्टर वाली को मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। एंड इसको मैं वापस से बना रहा हूँ, बट इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे कर रहा हूँ कि इंक्लूड से ऑर्डर आईडी। मैं ऑर्डर आईडी को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट आईडी का जो मेरा नॉन क्लस्टर इंडेक्स है, इसमें मैं इस ऑर्डर आईडी को मैंने इंक्लूड किया है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, नाउ इफ आई से copy this, and instead of this product id, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी तो मैंने रखा, यहाँ पे बस मैं ऑर्डर आईडी का कॉलम ले रहा हूँ, बस एक कॉलम ले रहा हूँ ऑर्डर आईडी का। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अगेन इसका मैं एग्जीक्यूशन 5 देखता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, बस नॉन क्लस्टर इंडेक्स के अंदर जाके सर्च कर रहा है, क्योंकि नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो बना हुआ है उसमें प्रोडक्ट आईडी एंड ऑर्डर आईडी दोनों है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे कोई और कॉलम लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कस्टमर नेम एक एक्स्ट्रा जिसपे कोई इंडेक्सिंग बना हुआ नहीं है, ऐसा कॉलम है, राइट। ये मैं वापस इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एंड आई विल अगेन सी द एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान। सी, वो दूसरे कॉलम को लाने के लिए वो क्या कर रहा है, लुकअप कर रहा है, लुकअप टू पेरेंट कॉलम, क्योंकि
नॉन क्लस्टर इंडेक्स किस पे बनी थी? प्रोडक्ट आईडी पे बनी थी। उसके बाद हमने क्या किया कि उस नॉन क्लस्टर इंडेक्स में ऑर्डर आईडी को इंक्लूड कर दिया। जब मैं बस ऑर्डर आईडी ले रहा था तो वो नॉन क्लस्टर इंडेक्स यूज कर रहा था, बट ऑर्डर आईडी के साथ साथ जब मैंने दूसरे कॉलम्स भी फेच करना शुरू किया ऑर्डर इंडेक्स के साथ, देन उसने लुकअप लेना शुरू किया। लुकअप कहाँ पे लेगा? क्लस्टर इंडेक्स के साथ लुकअप लेके फिर वैल्यू देगा आपको। देखो यहाँ पे लिख रहा है की लुकअप क्लस्टर्ड, एंड ये इंडेक्स सीक क्या है? नॉन क्लस्टर। ऑर्डर आईडी के लिए नॉन क्लस्टर वो रेफर कर रहा है, बट कस्टमर नेम के लिए लुकअप करके ऑर्डर इंडेक्स टेबल रेफर कर रहा है यूजिंग फिजिकल एड्रेस। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट? ये समझ में आया? चेक कैसे करना है और नॉन क्लस्टर इंडेक्स में मल्टीपल कॉलम्स कैसे ऐड करने हैं। आप यहाँ पे इंक्लूड क्या बाद ऑर्डर आईडी के बाद कॉमा देके बहुत सारे कॉलम्स ऐड कर सकते हो। सेम वे जो क्लस्टर इंडेक्स बनाते हो आप, यहाँ पे भी आपको कंपोजिट प्राइमरी की जिसको हम बोलते हैं कि मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ कंबाइन करके आप इंडेक्सिंग बनाना है आपको। तो जैसे यहाँ पे भी आप ब्रैकेट के अंदर कस्टमर आईडी मैंने लिखा है तो आप कॉमा देके मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इंडेक्सिंग जो होगा आपका वो उस बेसिस पे होगा। ठीक है, क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट? वन मोर शॉर्ट एग्जांपल, वन मोर शॉर्ट एग्जांपल अभी कैसे दो इस पे? दिस इज द एग्जांपल BC। इसमें समझा क्या नहीं वो बताओ ना मुझे, तो अभी मैं उस हिसाब से एग्जांपल दूं आप लोगों को। क्या समझा नहीं वो बताओ मुझे, वो टॉपिक क्लियर करते हैं पहले। अथर्व, सर ऍक्च्युअल वर्किंग काय आहे म्हणजे ॲज कम्पेअर्ड टू क्लस्टर्ड आपण काल बघितलं ना. ऍक्च्युअल वर्किंग जे आहे जसं मी काल पण सांगितलं तुम्हाला की क्युरीचा जो परफॉर्मन्स असतो, तुमची जी सर्च इंजिन आहे सिक्वेल सर्व्हरचं, ठीक आहे, जर तुम्ही इंडेक्सिंग क्रिएट केलेली नसेल तर तुम्ही कुठली पण क्युरी ज्यावेळेस त्या टेबलवर रन करता तर त्याच्यासाठी खूप टाइम तो कन्झ्युम करतो तुम्हाला आउटपुट बरोबर. देण्यासाठी, बरोबर? पण ज्यावेळेस तुम्ही क्लस्टर इंडेक्स बनवता तो काय करतो, युजिंग दिस क्लस्टर इंडेक्स तुम्हाला सर्च जे तुमचं आहे जे तुम्हाला आउटपुट पाहिजे नसतं क्युरीमध्ये ते फास्ट करून देतो। सो इन शॉर्ट, टाइम जर सपोज, कॉम्प्लेक्सिटी होती. हां, जसं सपोज आता लेट्स से माझ्याकडे मिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड आहेत, 10 मिलियन, सपोज 10 लाख माझ्याकडे रेकॉर्ड्स आहेत टेबलमध्ये, आणि सेम क्युरी जर मी तिथे टाकली की सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर इंडेक्स वेअर प्रोडक्ट आयडी इज इक्वल टू दिस, सो या क्युरीला रन व्हायला ऍटलीस्ट 10 मिनिटं लागतील, बरोबर. बरोबर? पण जर हो. तीच मी आफ्टर क्रिएटिंग क्लस्टर इंडेक्स ही क्युरी परत सर्च केली तर ती काही सेकंद मध्ये तुम्हाला रिझल्ट देईल। हा सो हे तुमचा जो हा क्लस्टरिंग ते टाइम, सांगितलं ना काल. हा, सो हा जो टाइम आहे तुमचा की 10 मिनिटापासून काही सेकंदापर्यंतचा, याला काय म्हणतो आपण? क्युरी ट्युनिंग म्हणतो किंवा क्युरी ऑप्टिमायझेशन म्हणतात त्याला। सो ऑप्टिमायझेशन ओके. टेक्निक मध्ये फर्स्ट येतं तुमचं, आपण जे टेम्पररी टेबल्स बघितले, तुमचा जर डेटा बिग डेटा असेल तर तिथे ऍडवायजेबल काय आहे की तुम्ही टेम्पररी टेबल्स क्रिएट करा आणि ते टेम्पररी टेबल्स तुमच्या क्युरीमध्ये यूज करा इन्स्टेड ऑफ क्रिएटिंग सिटीज, बरोबर? जर सिटी क्रिएट केली तर सिटी काय होते, क्युरी रन होते ऍक्च्युअल मध्ये, आणि टेम्पररी हा. टेबल्स काय असतात की तिथे ऍक्च्युअली डेटा तुम्ही स्टोअर करता टेम्पररी, आणि कारण कुठला पण टेबल जर तुमच्याकडे रेडीली अवेलेबल असेल तर त्या टेबलमधनं डेटा घेणं इझी असतं, पण तोच टेबल तुम्ही जर एसक्यूएल सर्व्हरच्या व्हर्च्युअल मेमरीमध्ये ठेवत असाल जसं क्युरीच्या फॉर्ममध्ये, तर तिथनं तो फेच करणं टाइम कन्झ्युमिंग आहे, कारण त्याला ती मेमरी स्टोअर करावी लागते आणि मग तुम्हाला आउटपुट द्यावं लागतं। सो क्युरी परफॉर्मन्स किंवा ऑप्टिमायझेशन जे आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट येतं की बिग डेटासाठी टेम्पररी टेबल्स क्रिएट करा आणि ते टेम्पररी टेबल्स तुम्ही क्युरीमध्ये यूज करा।
सेकंड येतं इंडेक्सिंग पार्ट. जर तुमच्याकडे इंडेक्सिंग नसेल तर क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनवा. मग ते डिपेंड करतं की तुमचा जो सर्च क्रायटेरिया आहे किंवा तुमचा जो फिल्टरेशन क्रायटेरिया आहे तो काय आहे, त्याच्यामध्ये किती कॉलम्स आहेत, ते कॉलम्स तुम्ही काय करा, क्लस्टर किंवा नॉन क्लस्टर इंडेक्समध्ये इन्क्लूड करा. जर तुमच्याकडे तुमच्या डेटाबेसमध्ये प्रायमरी की ऑलरेडी असेल तर क्लस्टर इंडेक्स तिथे ऑलरेडी बनलेली असते. मग त्या येस. केसमध्ये तुम्ही नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनवा, जे तुम्हाला सर्च क्रायटेरियामध्ये आहे. जसं आपण इथे प्रोडक्ट आय डीला एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनवली आणि त्या नॉन क्लस्टर इंडेक्समध्ये लेट्स से तुम्हाला मल्टिपल कॉलम्स हवेत तुमच्या आउटपुटमध्ये, ते कॉलम इथे इन्क्लूडमध्ये ॲड करून टाका. पण ॲडवायजेबल काय असतं की कुठला पण टेबल असतो आपला, त्याच्यामध्ये एक क्लस्टर इंडेक्स असते फक्त. ठीक आहे, मल्टिपल क्लस्टर इंडेक्स आपल्याला बनवता येत नाही. मल्टिपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स तुम्ही बनवू शकता, पण त्या पण तुम्ही लिमिटेडच बनवायच्या. तुम्ही जर खूप साऱ्या नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनवल्या तर अगेन परफॉर्मन्स जो असतो तुमच्या क्युरीचा तो डिग्रेड करतो तो परत. सो रिक्वायरमेंटच्या हिशोबानेच आपल्याला नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनवावा लागतो. ठीक आहे, हा खूप ॲडव्हान्स पार्ट झाला. ज्यावेळेस मेन तुम्हाला मेन डिफरन्स म्हणजे तोच आहे का सर, की आपण इथं एकच करू शकतो क्लस्टरिंगला, नॉन क्लस्टरिंगला मोर दॅन वन करू शकतो असं. हो, सगळ्यात मेन इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवण्यासारखा टॉपिक हाच की तुम्हाला क्युरीचा जो परफॉर्मन्स आहे, टाइम जो आहे क्युरी हां. रन होण्याचा, तो तुम्हाला डिक्रीज करायचा. इन शॉर्ट, तुम्ही जी क्युरी तिथे टाकता, फिल्ट्रेशन देताय, टेबलमधून सर्च करताय, तो टेबलच स्कॅन करतोय ना सर, तुमच्या सर्च तुला आउटपुट देण्यासाठी. ते टेबल येस. स्कॅन आपल्याला कमी करायचं. त्याने तो ओके. जितका कमी रोज तुमच्यासाठी स्कॅन करेल तेवढी तुमची क्युरी लवकर तुम्हाला आउटपुट देईल. मग तो मिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड जर तुमच्या एका क्युरीसाठी सर्च करतोय तो त्याला जास्त वेळ लागेल. पण तेच जो 50,000 तो सर्च करतोय फक्त, तो कमी वेळात तुम्हाला सर्च करून देईल. सो हे जे सगळं करतोय आपण ते 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 फक्त टेबल स्कॅनिंग जे आहे आपल्या सर्च क्रायटेरियासाठी, ते कमी व्हावं. त्याने कमीत कमी रोज फिल्ट्रेशन करून आपल्याला रिझल्ट द्यावा. त्यासाठी आपण या क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनवतो. ओके सर. ओके, आणि हे येस. चेक कसं करतो आपण ते मी तुम्हाला दाखवलं की हाऊ वी कॅन चेक की कुठल्या क्युरीचा किंवा क्युरीचं जे, जसं आपण डिस्प्ले ऑप्टिमायझेशन जे प्लान बघितला त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे ते दाखवतो की कुठल्या क्युरीसाठी त्याला जास्त टाइम लागतोय. ठीक आहे, तो रिसोर्स म्हणजे आता कसं असतं की कधी कधी जसं सपोज जसं जसं तुम्हाला एक्सपिरियन्स वाढत जाईल, मग कंपनीमध्ये ऑलरेडी सपोज क्युरी बनलेल्या असतात, मोठ्या मोठ्या क्युरी बनलेल्या असतात, 100, 200, 300 लाईनच्या क्युरीज असतात. मग त्या क्युरीज तुम्हाला दिली जाते बाबा की ही क्युरी जास्त टाइम घेते रन होण्यासाठी, हिला ऑप्टिमाइज करून द्या बाबा, किंवा याच्यात हिला चेक करायला का रन व्हायला जास्त टाइम लागतो. मग तुम्हाला काय करावं लागतं की त्याचे वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये त्याला डिस्ट्रीब्यूट करावं लागतं. वेगवेगळ्या ज्या सिटीज आहेत ना, जसं आपण बघितलं की प्रत्येक सिटी आपल्याला सेपरेटली रन करून बघता येते. मग तुम्ही प्रत्येकली सिटी जी आहे ती प्रत्येक सिटीचं काय करायचं, असं डिस्प्ले ऑप्टिमायझेशन जे आपण आता बघितलं टेक्निक, त्याने त्याचं चेक करायचं की तो स्कॅन करण्यासाठी टेबल स्कॅन घेतोय का, कुठली इंडेक्स रेफर करतोय. मग जर तो इंडेक्स रेफर करतोय तरी सुद्धा त्याचं रिसोर्सेस किती यूज करतोय, किती कॉस्ट आहे, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपण जो फॅक्टर बघितला होता, ती ऑपरेटिंग कॉस्ट किती घेतोय तो. म्हणजेच तुमचा जो सिक्वल सर्व्हर जिथे इन्स्टॉल आहे ज्या तुमच्या सर्व्हरला, त्या सर्व्हरचा किती पर्सेंटेज तो यूज करतोय, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये मॅटर करतात. पण हे कधी यूज होतं, ज्यावेळेस एक सर्टन एक्सपर्टीज तुमच्याकडे येते, एक एक्सपिरियन्स लेवल येते. हे आपण का बघतोय की एक ओव्हरऑल तुम्हाला सिक्वल सर्व्हरमध्ये काय चालतं हे तुम्हाला माहिती असावं सगळ्यांना. ठीक आहे, सर हा हे पार्ट खूप. ऍक्च्युअल आपण डेटा इम्प्लिमेंटेशन वर म्हणजे ते पण बघणार आहे का नंतर, म्हणजे मगाशी डेटा सेट वर वगैरे हो, म्हणजे कसं रन. जसं जसं तुम्हाला जशी जशी जॉब प्रोफाईल भेटेल, आता सपोज तुम्हाला डेटा अनालिटिक्स मध्ये ॲज अ डेटा इंजिनियर जॉब जर भेटला, तर मग तुमचं कोर सगळं काम डेटा इंजिनिअरिंग मध्येच राहील. तिथे मग तुम्हाला एसक्यूएल पण यूज करावं लागेल. पण ऍटलीस्ट लगेच तुम्हाला ॲज अ फ्रेशर किंवा 1-2 वर्षाच्या एक्सपिरियन्ससाठी ते लगेच तुम्हाला डेटा हँडलिंगसाठी देत नाही. तुम्हाला आधी इनिशियल लेवललाच काम करावं लागतं की सिलेक्ट क्युरीमध्ये अपडेशन वगैरे ह्याच्यामध्येच काम करावं लागतं. हा पार्ट थोडासा कसं की ज्याला एसक्यूएलचं डीप नॉलेज आहे, ज्याने खूप जास्त काम केलेलं आहे त्याच्यामध्ये, तो हे ऑप्टिमायझेशन चांगल्या प्रकारे करू शकतो. बरोबर. नाही सर, आपण आत्ताच्या या डेटा सेट वर हे करू शकतो का म्हणलं, क्लस्टरिंग नॉन क्लस्टरिंग हो, म्हणजे. आत्ताच्या डेटा सेटमध्येच आपण आता ही जी क्लस्टर इंडेक्स जी बनवली मी, दिस, हां. आता जो आपला ऑर्डरचा टेबल आहे ना, त्या ऑर्डरचा टेबल यूज करूनच मी हा ऑर्डर इंडेक्स वन टेबल बनवला होता. म्हणजे हां. आपल्या ओके ऑर्डर ओके. इंडेक्स
ऑर्डरचा जो टेबल आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी 10,000च रोज आहेत ना फक्त. आपल्याला मोठा हा डेटा हा हवा होता. सो आपण काय केलं, त्या 10,000 रोजचे 1 लाख रोज केले. कारण मी फक्त जे काल जी क्युरी मी लिहिली होती त्याच्यामध्ये 100च फक्त क्रॉस जेन घेतलं होतं ना. क्रॉस जेन म्हणजे काय असतो, कार्टेशियन प्रोडक्ट असतो. एका रो साठी म्हणजे एक जो तुमचा रो असतो एका टेबल मधला, तो काय करतो, प्रत्येक दुसरा जो टेबल असतो त्याच्या सगळ्या रो बरोबर तो एक क्रिएट करतो, राईट. म्हणजे जर माझ्या पहिल्या टेबलमध्ये 5 रो असतील आणि सेकंड टेबलमध्ये जर 4 रो असतील, तर आउटपुटमध्ये मला 20 रोज भेटतात. सो मी काय केलं की ऑर्डर्स टेबलमध्ये माझे 10,000 रोज होते आणि जो मी परत त्याच ऑर्डर टेबलमधनं मी 100 रोज घेतले. म्हणजे 100 इंटू 10,000 किती झाले, 1 लाख झाले ना, बरोबर. 1 लाख रोज झाले माझे. 100 इंटू 10 लाख झालेले सर, 9 लाख समथिंग कालच. का? हा ठीक आहे, व्हॉट एव्हर. 4 सो 99,000 समथिंग नाही झालं. सर, 9 लाख होते. 9 लाख कसं चेक करणार, मला मला आता सांगा, मी कसं चेक करू ते. हाऊ कॅन आय चेक मल्टिपल रोज फ्रॉम दिस टेबल, की रोज किती जनरेट झाले ह्या ऑर्डर इंडेक्स 1 मध्ये, किती रोज जनरेट झाले हे मला बघायचे. ते कुठे बघणार मी, क्युरी रन करून नाही बघायचे मला, डायरेक्टली आउटपुट पाहिजे की एवढे रोज आहेत तुमच्या टेबलमध्ये. ऍग्रिगेशन फंक्शन शिकलो ना आपण, काउंट काउंट शिकलो ना. काउंट शिकलो तर तुम्हाला आता लगेच सांगता यायला हवं होतं की आपण असं करू शकतो की सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दिस ऑर्डर इंडेक्स. $9,99,400 आहे ना. ठीक आहे, 10 lakhच्या आसपास रोज जनरेट झाले, पण आपल्याला अजून अजून जास्त हवेत. सो मग मी इथे काय करू शकतो की इथे जे मी 100 घेतले होते, म्हणजे 10,000 मल्टिप्लाय बाय 100 केलं होतं, तर मग मी तिथे काय करेन, 10,000 मल्टिप्लाय बाय 1000 ते अजून वाढतील, म्हणजे टेबल तुमचा अजून बिग होईल. तुम्ही जी इंडेक्सची प्रॅक्टिस करा त्या मोठ्या टेबलवर करा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की क्युरी रन होण्यासाठी किती टाइम लागतोय आणि क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट केल्यानंतर ती किती लवकर रन होते. तो डिफरन्स जो आहे तो तुम्हाला त्यावेळेस कळेल, कारण आता आपण जर केलं तर आपलं लेक्चर त्याच्यातच जाईल पूर्ण रन होण्यातच. ठीक आहे, समजलं हे. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर डिफाइन फंक्शन. यूजर डिफाइन फंक्शन, ठीक आहे. तुमचं एक्सेलचा क्लास किती वाजता आहे? ठीक आहे. युजर डिफाइन फंक्शन. सो दिस यूजर डिफाइन फंक्शन मध्ये आता फंक्शन म्हणजे काय, लेट्स से यहाँ पे मैं फंक्शन जो बोल रहा हूँ, तो फंक्शन इन द सेंस हमने कुछ टेक्स्ट फंक्शन भी देखे, राइट, कि अगर मुझे किसी कस्टमर नेम के अंदर की लेंथ निकालनी है उस पर्टिकुलर वर्ड की, तो हमने क्या किया, लेंथ फंक्शन यूज किया. या मुझे डेट, ऑर्डर डेट के अंदर का मुझे मंथ निकालना है या ईयर निकालना है या कोई डेट निकालनी है, कोई पार्ट निकालना है, तो हमने डेट पार्ट फंक्शन यूज किया. सो वो फंक्शंस क्या है, वो इनबिल्ट फंक्शन है एसक्यूएल के अंदर, बराबर. लेकिन यूजर या हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो लॉजिक हमको बिठाना है, जैसे कोई कैलकुलेशन हमें करना है और वो कैलकुलेशन हमें हर टाइम यूज करना है, सो हम उस कैलकुलेशन का एक फंक्शन बना सकते हैं और इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्यूरी अगेन एंड अगेन हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं हमारी क्यूरी के अंदर. तो वैसे फंक्शंस कैसे यूज करें. सो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि कोई भी फंक्शन होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे लेंथ मुझे निकालनी हो, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे कस्टमर नेम डालूंगा, बराबर. कस्टमर का नेम डालूंगा, राइट. तभी वो मुझे बताएगा कि ये कस्टमर नेम के अंदर कितनी लेंथ है. ये कस्टमर नेम का जो कॉलम है वो एक वेरकेयर का कॉलम है, राइट, या टेक्स्ट कॉलम है. बट इसका जो आउटपुट आता है मुझे, वो आउटपुट किस में आता है, एक नंबर्स में आता है ना. मुझे 10 20 30 कुछ भी एक नंबर देगा कि इस पर्टिकुलर कॉलम का जो नाम है उसके अंदर के रो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है उसके अंदर, तो वो इंटीजर के फॉर्म में मुझे आउटपुट देता है.
सो इन शॉर्ट हमें क्या करना पड़ता है कि एक आर्गुमेंट देना पड़ता है यहाँ पे। ये जो फंक्शंस के अंदर जो होते हैं दोज आर द आर्गुमेंट्स, कि आप कितने आर्गुमेंट्स देते हो। जैसे मैं डेट पार्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तो डेट पार्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, जैसे मैं फर्स्ट आर्गुमेंट देता हूँ डे में चाहिए मुझे, देन कहाँ से चाहिए, ऑर्डर डेट से चाहिए मुझे, राइट। तो वो क्या करता है, मुझे डे निकाल के देता है डेट पार्ट से। तो यहाँ पे कितने आर्गुमेंट हुए, दो आर्गुमेंट मैंने पास किए हुए। सो दो आर्गुमेंट हुए एंड आउटपुट में क्या मुझे मिलता है कि एक आर्गुमेंट मिलता है ना। जैसे मैं डे बोलूँ तो डे मिलता है, ईयर बोलूँ तो ईयर मिलता है, राइट। सो किसी भी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो उसका डेटा टाइप क्या है, एंड जो आउटपुट में आपको मिल रहा है उसका डेटा टाइप क्या है। इस केस में क्या मिल रहा है, ये टेक्स्ट वाला है, राइट। कस्टमर नेम एक टेक्स्ट है या वेरकर डेटा टाइप है इसका, बट आउटपुट में क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है ना। कस्टमर नेम का जो लेंथ है वो मुझे 10 12 15 एक इंटीजर नंबर्स में मिल रहा है। सेम वे डेट पार्ट के अंदर से जो मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ ये भी मुझे एक इंटीजर फॉर्मेट में ही मिल रहा है ना। डे का मतलब वो मुझे डे का नंबर दे रहा है, या मैं ईयर पास करूँ तो ईयर का नंबर दे रहा है, बट वो एक नंबर फॉर्मेट में ही दे रहा है मुझे, तो ये भी एक इंटीजर फॉर्मेट में ही है। सो किसी भी फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि आर्गुमेंट्स एंड आउटपुट, ठीक है। सो लेट मी, मैं एक एम्प्लॉय टेबल ले रहा हूँ अभी, सिंपल टेबल, इसको मैं रन कर रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए जो मुझे ना जो मेरी सैलरी है, जैसे सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस मुझे वो हमेशा दे यहाँ पे, राइट, वो हमेशा दे यहाँ पे। तो मैं ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्यूरी लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एम्प्लॉय। वहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सैलरी माइनस डिपार्टमेंट आईडी। बट हमेशा जब भी मुझे वो आउटपुट चाहिए उस टाइम पे मुझे वो क्यूरी बार बार लिखनी पड़ेगी, बराबर। वो स्टोर नहीं होगा ना कहीं पे ये। हाँ, मैं इस टेबल को ही कहीं पे स्टोर कर दूं, बट अगेन टेबल में जब अपडेशन होगा तो वो डेटा अपडेट नहीं होगा उस टेबल का। अंडरस्टैंड हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस चीज का मैं एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये रोल आने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखूं, सैलरी माइनस डिपार्टमेंट आईडी, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ऐसे लेट्स से डिफरेंस। और इसको मैंने रन किया तो क्या आएगा, एक डिफरेंस का कॉलम आएगा, बराबर। बट जब भी मुझे ये क्यूरी चाहिए होगी, ये आउटपुट चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा, मुझे ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है, ऐसा कंसिडर करो कि कोई एक बड़ा लॉजिक है आपका, ये बड़ा कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन के लिए आपको ये क्यूरी बार बार लिखनी पड़ेगी उस आउटपुट के लिए। तो इसको हम फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्रिएट फंक्शन, जैसे मैं फंक्शन को एक नाम दे रहा हूँ, लेट्स से dbo डॉट, dbo मतलब मैं स्कीमा बोल रहा हूँ, हमने स्कीमा देखा था, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि dbo उस पर्टिकुलर स्कीमा के अंदर मुझे ये फंक्शन चाहिए। तो मैं एक लिख रहा हूँ dbo डिफरेंस, देन लिख रहा हूँ मैं fn, ऐसे करके कुछ नाम दे रहा हूँ मैं इसको। वही फंक्शन तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे, बट मुझे उसके अंदर कौन से पैरामीटर डालने हैं वो भी लिखने पड़ेंगे। तो पैरामीटर में फर्स्ट क्या आएगा, से सैलरी एट द रेट करके मैं पैरामीटर पुट कर रहा हूँ। सैलरी जो मेरा कॉलम है, ये कॉलम कौन से डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है, बराबर। सेकंड आर्गुमेंट क्या है मेरा, डिपार्टमेंट आईडी है, मैं डिपार्टमेंट आईडी भी पास कर रहा हूँ यहाँ पे। ये कौन से डेटा टाइप का है, ये भी इंटीजर डेटा टाइप का है, ठीक है। मैंने ये दो यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैंने जो आर्गुमेंट मुझे पास करने हैं हमेशा यहाँ पे,
वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। See this. ओके, ठीक है, फंक्शन पास हुआ। अभी इस फंक्शन का जो आउटपुट है, मुझे इस फंक्शन से क्या आउटपुट चाहिए, तो मैं रिटर्न्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिटर्न्स में मुझे क्या चाहिए, जो आउटपुट आने वाला है इस दोनों के डिफरेंस का, ये वाला जो कॉलम आने वाला है बाद में, ये अल्सो क्या है, इंटीजर ही है ना। तो इसका डेटा टाइप भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो नया कॉलम आने वाला है इसका भी डेटा टाइप इंटीजर है। सो बेसिकली मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर कौन से मेरे आर्ग्यूमेंट जाने वाले हैं उन आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप, एंड जो आउटपुट आने वाला है रिटर्न्स के साथ उसका डेटा टाइप यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फंक्शन हमने ये जो सिंटैक्स लिखा है हमने यहाँ पे क्या किया, पहले तो फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट देके जितने आर्गुमेंट उस फंक्शन के लिए लगने वाले हैं, जैसे सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी के 2 कॉलम यूज होने वाले हैं, तो उन दोनों कॉलम का डेटा टाइप मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। देन फाइनल जो मुझे आउटकम मिलने वाला है, इसका आउटपुट जो आने वाला है वो कौन से डेटा टाइप का आने वाला है, उसका भी डेटा टाइप यहाँ पे मुझे मेंशन करना है। ठीक है, देन क्या आएगा, एज बिगिन एंड, एंड इसके बीच में आएगा रिटर्न। रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, सैलरी माइनस डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, बराबर। मैं यहाँ पे लिखूंगा सैलरी माइनस डिपार्टमेंट आईडी, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ डिफरेंस। ठीक है, let me cross check the syntax once again. Okay, I run this, command successful. Now I can simply write select star comma, फंक्शन क्या है मेरा, dbo डॉट, ये फंक्शन है राइट, dbo डॉट इस फंक्शन के अंदर मुझे 2 पैरामीटर पास करने हैं, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सैलरी डिपार्टमेंट आईडी एज डिफरेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। सी यहाँ पे क्या आया, डिफरेंस का जो कॉलम था वो डायरेक्टली बन के आया। उसने क्या किया फिर, अभी ये फंक्शन को वो यूज कर रहा है, ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शंस वो यूज कर रहा है अभी। तो ये ऐसे फंक्शंस, इन शॉर्ट आप कैलकुलेशन जो है आपका वो ऐसे बना के रख सकते हो, और जब आपको रिक्वायरमेंट हो या आपकी कंपनी में किसी को भी रिक्वायरमेंट हो तो वो फंक्शन डायरेक्टली यूज कर सकता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल क्यूरी फॉर दिस फंक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, आप फंक्शन क्रिएट करते हो, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन को आपने नाम दिया, उसके बाद जिस जो कैलकुलेशन में जो कॉलम्स इंक्लूड है उन कॉलम्स को आप यहाँ पे मेंशन करते हो। जैसे अपने केस में सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी, ये 2 कॉलम इंक्लूड थे कैलकुलेशन में, तो मैंने 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दी थी कि सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी
मेरे 2 कॉलम जाएंगे इस आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट मतलब मैं कोई भी यहाँ पे फंक्शन अगर पास करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लेंथ किया, तो इसके अंदर मैं कुछ आर्गुमेंट देता हूँ कि कौन से कॉलम का रेफरेंस लेना है इसको फॉर यूजिंग फॉर गेटिंग द आउटपुट। सेम वे मैंने फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर कितने आर्गुमेंट्स आने वाले वो आर्गुमेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए। देन रिटर्न्स में मैंने मेंशन किया कि इस फंक्शन का आउटपुट मुझे किस डेटा टाइप में चाहिए। देन बिगिन एंड एंड जो है ये क्यूरी एग्जीक्यूशन के लिए लिखा जाता है। इसका सिंटैक्स ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अपने बिगिन एंड एंड के अंदर आपको यहाँ पे रिटर्न लिख के अंदर सेलेक्ट के साथ लिखना पड़ेगा कि आप क्या लॉजिक लगा रहे हो। ये कैलकुलेशन जो रहेगा आपका, वो कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि सैलरी माइनस में डिपार्टमेंट आईडी ले रहा हूँ। ये लिखा नहीं तो भी चलेगा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपने सिंपली अगर सेलेक्ट बस सैलरी माइनस डिपार्टमेंट आईडी लिख दिया। लेकिन आपको ये एट द रेट जो दिया हुआ है, ये एट द रेट मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हो, एक वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो, तो एट द रेट हमें लिखना पड़ता है। तो एट द रेट लिखा तो सैलरी के कॉलम्स के अंदर की सारी वैल्यूज वो कंसिडर करेगा फिर। और देन आपने, मैं जब अगेन क्यूरी कर रहा हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल के अंदर से और मुझे डिफरेंस निकालना है, देन सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यही फंक्शन यूज कर रहा हूँ कि dbo.dfn, ये जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया, ये फंक्शन, और उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास किए, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी, ये 2 कॉलम टेबल के अंदर के। उसको मैंने एक नाम दे दिया कि जो नया कॉलम हो उसको ये डिफरेंस का नाम दे दो फ्रॉम एम्प्लॉय। इस टाइम पे मैंने ऐसा क्यूरी नहीं लिखा कि सैलरी माइनस डिपार्टमेंट आईडी, ऐसा नहीं लिखा मैंने। यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन का यूज करके वो आउटपुट लाया है। ठीक है, क्लियर है ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस? किसी को डाउट है इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट समझा सर। समझा ना? सी, अब जो कंसेप्ट हम अभी देख रहे हैं ना, दोज आर सम हायर लेवल कंसेप्ट। ठीक है, ऐसा मतलब सोचो मत कि नहीं ये कंसेप्ट तो पूरा बाउंसर जा रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वीडियो बार देखोगे बाद में वापस या प्रैक्टिस करोगे, उस टाइम पे वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कंसेप्ट हमें सारी पता हो, क्योंकि फ्यूचर में जब अपन काम करने लगे तो ऐसा ना लगे कि एकदम से नया कुछ चीज सामने आया। चीज चीज एक बार भी अगर हम सुन लेते हैं, राइट, जैसे आज के लेक्चर में आपने ये सुन लिया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन करके कुछ एक टर्म होता है। जब एक्चुअल काम करोगे तब वहां पे वो अगर टर्म कहीं पे आता है कि ये, या किसी ने बोला, आपके सीनियर ने बोला कि नहीं ये एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, देन कहीं पे तो वो आपको क्लिक होगा कि नहीं ये फंक्शन एक क्रिएट कर सकते हैं अपन, राइट। भले ही उस टाइम पे आपको सिंटैक्स उसका याद ना हो, बट उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका एकदम से लो नहीं हो जाएगा कि आपको कुछ पता नहीं है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि जब हम नए जगह पे जाते हैं काम करने के लिए, एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं हम कि हमें, या कॉन्फिडेंस लेवल भी पता नहीं कहाँ पे होता है हमारा कि हमें चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी, बराबर। तो इसीलिए मैं ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ ताकि कुछ ऐसा ना लगे आपको कि ये हमने तो देखा ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आया। और भी बहुत सारी कंसेप्ट है, लेकिन इतना भी सब कुछ आपको देके वो एकदम से सब ये हो जाएगा, राइट। तो जितना इम्पोर्टेंट है, जितना आपको ज़रूरी है, उतना मैं क्लास में ले रहा हूँ आपका। ठीक है, बस कंसेप्ट जो है इसके बिहाइंड का जो लॉजिक है वो समझने का ट्राई करो, एंड इसकी प्रैक्टिस करो। एक 2 बार एक फंक्शन, कोई भी एक सिंपल एग्जांपल ले लो। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मुझे सैलरी माइनस 100 करना है और एक नया कॉलम चाहिए। आप भी वैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एक फंक्शन क्रिएट करके देखो, ताकि कभी इंटरव्यूअर ने भी पूछ लिया आपसे कि व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, किस लिए यूज होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो एट दैट मोमेंट आपको एटलीस्ट उसको ये कंसेप्ट जो है वो समझाते आना चाहिए। वो आपको बोलेगा नहीं कि नहीं मुझे फंक्शन क्रिएट करने का क्यूरी लिख के दो, बट व्हाट ही एक्सपेक्ट इज कि आपको एटलीस्ट उसके पीछे का लॉजिक पता हो कि व्हाई वी यूज यूजर डिफाइंड फंक्शंस, कि वो क्या होता है। एकदम से ब्लैंक नहीं हो जाओगे ना, कुछ तो भी बोल पाओगे उसके रिगार्डिंग। अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। ओके, और एसक्यूएल में कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा आपका जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। क्यूरीज जितना आप लिखोगे खुद के हाथों से, किसी और से लिखवा के मत लेना, खुद के हाथों से टाइप करना।
ठीक है, तभी सिंटैक्स याद रहेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा जैसे जैसे आप क्यूरीज को लिखोगे। जितनी असाइनमेंट दी हुई है एटलीस्ट उतनी असाइनमेंट क्लियर करो, देन एंड देन ओनली एबल टू क्रैक एसक्यूएल इंटरव्यू। ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता कि अभी किसी का इंटरव्यू लिया तो कोई पास हो पाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपके पास अभी कुछ कैंपस वगैरह कुछ चल रहा है आपका, तो थोड़ा आपका स्टडी का भी इधर ध्यान नहीं होगा, बट अगेन प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। डेली 1 आवर तो भी दो एटलीस्ट। आपका शेड्यूल बिजी होगा मुझे पता है, ठीक है, बट एटलीस्ट 1 आवर तो निकाल ही सकते हैं अपन, सुबह का शाम का सर कहीं का परत भी। परत कधी चालू होणार आहेत आपले एसक्यूएलचं? एसक्यूएल होईल, लवकरच सुरू होईल। ठीक आहे, तुम्हीच घ्या सर परत. हो नक्कीच। अजून एक कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट बाकी आहे आपली, स्टोअर प्रोसिजर। ठीक आहे, अगेन स्टोअर प्रोसिजरचा फक्त आपण ओव्हरव्ह्यू घेणार आहे की स्टोअर प्रोसिजर कशी बनतात ते तुम्हाला माहिती असावं की ती कशी बनतात, का बनवतात, ठीक है, सिंटैक्स कसे असतात त्याचे। अगेन फॉर एनालिटिकल के लिए मैं अगर बोलूँ कि एनालिटिकल प्रोजेक्ट के लिए बोलूँ तो सीटीज ज़्यादा यूज होती है, एंड स्टोर प्रोसीजर जो होती है वो ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट उस साइड में ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, सो सर अभी आता आप, आपण जेवढे शिकलोय हे हाँ, डेटा एनालिस्ट अशा रोलला एवढं इनफ आहे का सर, म्हणजे असं जरी इनफ आहे, आपण इनफ करायला इनफ गेलो? आहे, इनफ आहे। आपण सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर केलेल्या आहेत। एसक्यूएलचा तुम्ही कुठलाही क्वेश्चन आपण जेवढं शिकवले त्याच्या बेसिसवर सॉल्व्ह करू शकता जर तुम्ही प्रॉपर प्रॅक्टिस केली सगळ्या कन्सेप्टची। आपण कुठलीही कन्सेप्ट मिस नाही केलेली, जेवढ्या कन्सेप्ट रिक्वायर्ड आहेत, जेवढ्या इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत त्या सगळ्या कन्सेप्ट आपण घेतलेल्या आहेत क्लासमध्ये। ओके सर. ओके, सो आपण येस. इन शॉर्ट बेसिक एसक्यूएल नाही घेतलेलं, तुमचं तुमचं एसक्यूएल बेसिक पासून आपण ऍडव्हान्स लेवल पर्यंत घेतलेलं आहे। ओके, येस. इवन बायनरी इंडेक्स चार्ट म्हणा किंवा तुम्हाला एक मी ती डायग्राम दाखवली होती ना, एक डायग्राम, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टेबल्स एकमेकाला कनेक्ट होतात। काय बोलतात त्या डायग्रामला? विसरलो। ER diagram, ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम का फुल फॉर्म क्या है? entity एंटरप्राइज relationship डाटा. diagram, यस, सो दिस एंटिटी, entity, दिस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो नॉर्मल कोर्सेज में, बेसिक लेवल कोर्सेज में आपको कभी नहीं बताएंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है, उसको कैसे बनाते हैं, उसके लिए जैसे वेबसाइट भी है बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें अपन ने ली है आपकी, तो मुझे बस आप प्रैक्टिस करो, जितना मैंने आपको दिया है मटेरियल उसके बेसिस पे मैं प्रोजेक्ट जो है आप लोगों का, तो वो कल परसों तक मैं प्रोजेक्ट भी दे दूंगा आपको। बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन है उसका वो प्रोजेक्ट है, तो उसका डेटा कहाँ से लेना है आपको, वो डेटा की लिंक वगैरह भी मिलेगा, वो कैगल से आपको लेना पड़ेगा डेटा। ठीक है, देन वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट भी है, एंड देन उसके सॉल्यूशन के साथ आंसर शीट भी है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप विदाउट आंसर शीट पहले असाइनमेंट कंप्लीट करो, देन गो फॉर द प्रोजेक्ट। एकदम से प्रोजेक्ट में जाओगे तो ब्लैंक हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ। इसलिए सारी असाइनमेंट्स पहले कंप्लीट करो एंड देन ट्राई फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर जो है अभी टाइम लगेगा उसको, आपका एक्सेल भी है। लेट्स कनेक्ट टुमारो आल्सो, सो मे बी टुमारो मिलते हैं, स्टोर प्रोसीजर खत्म करेंगे, देन इफ एनीथिंग इज लेस और कुछ समझा नहीं कुछ टॉपिक, देन वी विल डिस्कस ऑन दिस आल्सो। सर कभी डाउट रहा तो फिर वो आपको रीच आउट कर सकते हाँ हाँ, कभी भी रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशंस तो मैंने आपको सारे दिए हुए हैं, राइट। कुछ असाइनमेंट कितनी अभी आपके पास, लास्ट असाइनमेंट कितने नंबर की है? 6 नंबर की है क्या, या 5th नंबर की है? सिक्स ऑनलाइन स्टूडेंट आपके पास कितने नंबर की असाइनमेंट है? 5, 50 है ना? ओके 5th है सर. ओके, तो मैं 6th असाइनमेंट जो है वो 6th असाइनमेंट में दूंगा आज, प्लस प्रोजेक्ट जो है मैं आपको परसों दूंगा। Okay sir. ओके ओके, ठीक है। प्रोजेक्ट का लेवल कैसा सर? प्रोजेक्ट का लेवल हार्ड लेवल,
उसमें अब तक ये सब यूज करना होगा। जितना हमने अभी पढ़ा हुआ है वो सारा आपको उसमें झोंकना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नए नवेली जैसा जाके Indexing बैठेंगे वगैरह तो सब। नहीं आएगा। ठीक है, और भी जैसे ऐसा पावर भी जैसा तो बिल्कुल नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिस करो एंड देन ट्राई फॉर द प्रोजेक्ट। एकदम से प्रोजेक्ट ओपन करके मत बैठो, कुछ समझेगा नहीं। असाइनमेंट कंप्लीट करो फर्स्ट, देन ट्राई फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है, कितना टाइम लगेगा असाइनमेंट का? डेडलाइन मुझे बताओ, कब तक दोगे असाइनमेंट? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना? एक महीना नहीं है सर। कम से कम 3 साल। कम से कम 3 साल? अरे बाप रे।